हेलो फ्रेंड, आज हम लोग का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कंसेप्ट। मैं आपका 12th क्लास का एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले भी हमने बताया था कि एनसीईआरटी के सारे बुक के एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को समझिए कंसेप्ट के लिए। उसमें काफ़ी अच्छा से कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक से समझने का है। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है? कूलम्ब्स लॉ इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट फोर्स। between 2-point charges. When a linear size of charge body is much smaller than the distance separating them, the size may be ignored and the charge body are treated as a point charge. तो कूलम्ब्स लॉ को ठीक से समझना है तो सबसे पहले हम अपने चार्ज का साइज को एज्यूम कर लेते हैं कि वो एक पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज के लिए जो कह रहा है कि इतना दूरी पर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, मान लीजिए कि Q1 है और Q2 है, और ये इतनी दूरी पर रखा हुआ डिस्टेंस पर कि उसके कंपैरिजन में इसका साइज जो है वो काफ़ी छोटा है। तो जिसके चलते इसको हम पॉइंट के रूप में ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज पहले तो हमको कंसीडर करके चलना है कि तो कूलम्ब्स लॉ मेजर द फोर्स बिटवीन 2-point चार्ज एंड फाउंड दैट इट वेरीज इनवर्सली as a square of the distance between the charge and was directly proportional to the product of magnitude of the two charges and acted along the line joining the two charges. तो जो आपका चार्ज है, चार्ज का जो भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का प्रोडक्ट के रूप में है आपका जो फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, स्क्वायर रूट ऑफ द चार्जेज, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। if we consider Q1 equal to Q2, that is 1 coulomb, and R is 1 meter, and if we calculate it, then we find that the force we get 9 into 10 to power 9 न्यूटन। तो यहाँ पर ये वैल्यू एक्चुअली आ रहा है कैसे कि K का वैल्यू जो है वो 1/4πε0 का वैल्यू को पुट करते हैं तो इतना हमको फोर्स मिलता है। तो इसमें दो तीन बातें जो सामने में आया कि फोर्स जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का है और इन्वर्सली जो है वो आपका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो कूलम्ब्स यूज ए टॉर्सन बैलेंस टू अराइव एट दिस लॉ। एक टॉर्सन बैलेंस डिवाइस था जिससे पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये चीज़ जो उनका लॉ के रूप में जो निकाले थे कि जब भी हमारा 2-point चार्ज जो है एक आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है और जब भी हम उसको उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उससे रिलेटेड ये लॉ को उन्होंने डिराइव किया था। तो टॉर्सन बैलेंस इज ए सेंसिटिव डिवाइस टू मेजर फोर्स।
टॉर्सन से समझ रहे हैं कि वो घूम जा रहा है, ठीक है। तो जब भी हमको फोर्स कोई दो सेम चार्ज अगर रखेंगे तो क्या करेगा कि रिपेल कर जाएगा, या फिर अपोजिट चार्ज रखेंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा, और उसमें थ्रेड्स में जो टॉर्सन होगा तो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट में पाए थे। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो स्पेस में जो रखा हुआ चार्ज है उसकी परमिटिविटी के रूप में आता है, जिसका कि वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसकी वैल्यू आता है। जब भी उसका यूनिट आप निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का, क्योंकि इसमें जो है 1/4 पाई तो कांस्टेंट हो गया, बाकी एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा उसका यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब जो है आपका 12th लेवल में ये लॉ से रिलेटेड पहले भी कभी हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। बाकी ग्रेविटेशन वगैरह में भी कुछ लॉ वगैरह से रिलेटेड हम पाए थे, उससे आपको रिलेट कीजिएगा तो ऑलमोस्ट वहाँ पर क्या था कि मास का स्क्वायर और डिस्टेंस का जो है इन्वर्स स्क्वायर के रूप में हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ में भी पढ़े थे। तो इस चीज़ को जो है हम लोग अब क्या है कि वेक्टर के हेल्प से कूलम्स लॉ को फिर एक्सप्लेन करते हैं। और वेक्टर से रिलेटेड जो है आप 11th में भी कुछ पढ़े होंगे। तो आइए, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2। Q1 R1 एंड R2। तो ये आपका मान लीजिए कि एक कोई पॉइंट है जहाँ से ये आपका पोजीशन वेक्टर R1 है Q1 के लिए और पोजीशन वेक्टर R2 है Q2 के लिए। और इन दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वेक्टोरियल फॉर्म में वो है कि R2 माइनस R1। तो आपका Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स से रिलेटेड जो लगेगा तो वो है कि F12 हम जब दिखा रहे हैं तो क्या है कि द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसको ठीक से हम लोग समझिए कि F12 कब पढ़ेंगे, जब फोर्स Q1 पर लग रहा है Q2 के द्वारा, और फोर्स 21 कब पढ़ेंगे, जब फोर्स जो है Q2 पर लग रहा है Q1 के द्वारा। और R2 लिखेंगे 21 तो R2 माइनस R1 लिखेंगे, या फिर R12 लिखेंगे तो R1 माइनस R2 लिखेंगे, जो कि माइनस R21 हो जाएगा। तो वेक्टर के फॉर्म में दोनों का पोजीशन वेक्टर को अगर देखेंगे तो R12 जो है वो माइनस R21 हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। तो यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर 21 ले लिए और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए तो उसका यूनिट वेक्टर हमको मिल गया। उसी तरह यूनिट वेक्टर R12 ले रहे हैं तो क्या करेंगे कि वेक्टर R12 लेंगे और मैग्नीट्यूड R12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट वेक्टर हमारा मिल जा रहा है। तो यही कूलम्स लॉ को अब वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे, तो आप देखिए कि 21 जब हम ले रहे हैं तो क्या है कि मैग्नीट्यूड 21 का स्क्वायर जो है हमारा डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, और
Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, बाकी के वैल्यू ले रहे हैं जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और चूँकि फोर्स जो है वो आपका वेक्टर है, इसलिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके दिखला रहे हैं। तो आप जानते हैं कि सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो F12 अगर हम देख रहे हैं, F12 में रिपल्सन से रिलेटेड along यूनिट वेक्टर R21 तो यूनिट वेक्टर R21 है, और ये आपका F12 देख रहे हैं तो हमारा इधर दिखा रहा है, और कि F21 जो है आपका इधर दिखाएगा, जो रिपल्सन से रिलेटेड ये है। तो जो आप यहाँ पर निकाले हैं जो वैल्यू, वो आपका रिपल्सन में भी काम आएगा और अट्रैक्शन में भी काम आएगा। तो अपोजिट चार्जेस के लिए अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा जो F21, तो इसका जो है वो जस्ट अपोजिट, चूँकि हमारा पोजीशन यूनिट वेक्टर जो है R21 इधर है, तो हमारा इसका अपोजिट ये फोर्स हमारा लग रहा है 21 इधर लग रहा है, तो इसलिए हम माइनस साइन के रूप में इसको लेते हैं। और मैग्नीट्यूड के पार्ट में देखिएगा तो दोनों सेम ही है। तो ऐसे स्थिति में आप देखिए कि दोनों को मिलाकर अगर हम देखते हैं तो आपका F12 जो है वो आपका जो है माइनस F21 के बराबर हमको मिलेगा। और इस तरह से जो है न्यूटन का थर्ड लॉ के साथ जो है ये एग्री भी कर रहा है। ठीक है, तो कुछ है नहीं, कूलम्ब्स लॉ सिंपल है, आसान है। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक जो है आपका ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ F21 gives the force between two charges Q1 and Q2 in vacuum। तो जब भी हम बात कर रहे हैं तो इसको वैक्यूम के लिए फार्मूला हमारा है। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग 2 पॉइंट चार्ज को लेकर एक दूसरे पर जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का जो फोर्स लगा उस पर हम लोग डिस्कस किए। अब हम एज्यूम करते हैं कि अगर हमको मल्टीपल चार्जेज है तो उससे रिलेटेड उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा हमारा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है कि जो वेक्टर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं कि ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर आप देखिए कि मान लीजिए कि हमारा 3 पॉइंट चार्ज है, Q2 है, Q1 है और Q3 है। ठीक है, और यहाँ से हमारा पोजीशन वेक्टर जो है R2 है, R1 है, R3 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका Q2 और Q1 के बीच में हमारा वेक्टर पोजीशन वेक्टर जो है R12 मिला और हमारा यहाँ पर R13 मिला। ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कि F13 का मतलब क्या हुआ, F13 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q3, तो इस उसका डायरेक्शन सेव हो गया। और उसी तरह जो है आपका फोर्स 1-2 का मतलब हुआ कि 1 पर 2 के द्वारा Q2 के द्वारा हमारा जो फोर्स इधर मिला। ठीक है, तो आप देखिए कि इसको हम पैरेललोग्राम के लॉ से जोड़ के निकालते हैं और हमारा इस तरह का एक वेक्टर के रूप में मिलता है। तो इस तरह हम मल्टीपल चार्जेस के चलते जो है हमको जो फोर्स मिलेगा तो सिंपली उसको इस तरह से ऐड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक कूलम्ब्स लॉ के लिए निकाले थे तो हम उस तरह Q1 और Q2 के लिए ले रहे हैं, तो इस तरह का हमारा हो जाएगा पोजीशन
यूनिट पोजीशन वेक्टर, उसी तरह 1 3 के लिए ऐसा हो जाएगा, और उसी तरह हमको n के लिए भी मिल जाएगा। तो सिंपली उसका सम के रूप में हम देखते हैं। तो आप देखिए कि Q1 सब में कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाल लिए, ऐसा कर लिए, और सिग्मा साइन से रिलेटेड सम के रूप में हम निकालें तो QI और RI ले रहे हैं R1 I स्क्वायर, और I का वैल्यू जो है 2 से लेकर n तक वैरी कर रहा है, 2 से लेकर n तक वैरी कर रहा है, और यूनिट वेक्टर R1 से 1 I ले रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर वो n तक वैरी कर रहा है। तो इस तरह हम निकाल लेते हैं। तो वेक्टर सम इज ऑब्टेन्ड बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैं कोई वीडियो वेक्टर पर लाकर दे दूंगा आपको, ठीक है। आइए आपका NCERT बुक का ही एक न्यूमेरिकल है, उसको देखते हैं। कंसीडर 3 चार्जेज Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertex of an equilateral triangle of a side L. What is the force on the charge Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle as shown in figure? तो ये आपका NCERT बुक का ही है, जस्ट यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मैं ले लिया हूँ, ताकि उसको समझ लिया जाए कैसे होता है। तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में दिया हुआ है, जिसमें कि वर्टेक्स पर जो है आपका चार्जेज रखा हुआ है Q1, Q2 और Q3, जो कि सेम ही है, ठीक है। और एक चार्ज जो है Q जो है वो आपका सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो उस पर जो है क्या फोर्स लग रहा है, तो आप देखिए कि जितना भी डिस्टेंस इक्विलेटरल है तो सारा आपका L डिस्टेंस ही होगा, और एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। और सेंट्रॉइड आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में बांट देता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये है मतलब कि AO वर्सेस OD अगर लेते हैं तो ये आपका 2:1 के रेशियो में आ जाता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर उसका पोजीशन वेक्टर और उसका डिस्टेंस के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है कि एक तो आपका L है, एंगल जो है वो आपका सारा 60 है, ठीक है। तो AD हम निकाल रहे हैं, तो AD के लिए हमको √3/2 निकल जाएगा इस तरह, ठीक है। क्योंकि ये आपका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रूप में भी हमारा काम करेगा AD, जो कि BC को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर DC जो है वो हमारा L/2 के रूप में हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड आपका AD जो है वो 2 पार्ट में बांट दिया, AO and OD, जो कि 2:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो AO जो है 2/3 AD हो जाएगा, और यहाँ पर AD का वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमको L/√3 मिल गया, और BO और OC भी जो है उसी तरह हमको मिल जाएगा। तो हम F1 निकालें। F1 किधर मिलेगा कि Q पर Q1 के चलते जो है हमारा एक फोर्स लगेगा, जिसका कि डायरेक्शन अलोंग द AO ही होगा। तो इस तरह एक हमको इस डायरेक्शन में मिल गया F1, और F1 निकालने के लिए 1/4πε0 और दोनों का प्रोडक्ट ले लिए, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमको मिला कितना L/√3, उसको हमने डाल दिया। तो डाला तो इसको सॉल्व करने पर इतना वैल्यू हमको मिल जाएगा। उसी तरह F2 निकालिएगा तो इसका वैल्यू इतना मिल जाएगा,
और F3 निकालिएगा तो इसका वैल्यू इतना मिल जाएगा। ठीक है, और आप देखिए कि जो है F2 और F3 जो है उसको अगर आप सम कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका F1 के बराबर ही, क्योंकि आप देखिए कि F2 यहाँ पर एंगल 30 बन रहा है और एंगल 30 के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे F2 को इसके अलोंग में, इस डायरेक्शंस में, तो ये हमको हाफ F2 मिलेगा और हाफ F3 मिलेगा। दोनों का सम कर लेंगे तो हमारा F1 के बराबर हमारा वैल्यू मिल जाएगा। और इस तरह जो है हमारा Q पर जो है ना टोटल चार्ज 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह जो है जस्ट केवल डिस्कस करने के लिए न्यूमेरिकल को हम ले लिए, बाद में हम न्यूमेरिकल बहुत लाएंगे। ठीक है, तो चूँकि अभी हम लोग जो थ्योरी पढ़े कंसेप्ट के रूप में जो कूलम्ब्स लॉ का, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल को हम लोग सोचे कि यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। आइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो मान लीजिए कि एक चार्ज Q है। ठीक है, चार्ज Q है, तो इस चार्ज Q के सराउंडिंग में, ठीक है, सराउंडिंग में मतलब कि 3 डायमेंशनली सोचिए कि एक बॉल से जो है सेंटर से तीर सभी तरफ निकल रहा है, तो इस तरह का जो है, अब कोई एक टेस्ट चार्ज हम इस में लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा Q जो है वो सोर्स चार्ज के रूप में हम ले लिए, जो कि प्रोड्यूसिंग ER मतलब हुआ कि R डिस्टेंस पर जो उसका फील्ड है वो हमारा ER है। तो जब हम Q का वैल्यू 1 लेते हैं, टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स मिल रहा है वो ER के बराबर हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि ये Q/r² यूनिट वेक्टर r कैप, और फोर्स जो है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है, Q, कैपिटल Q और r² से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो यूनिट जो होगा इसका वो आपका न्यूटन्स पर कूलम्ब हमको मिलेगा। ठीक है, Q हमारा टेस्ट चार्ज के रूप में हो गया। अब Q जो है हमारा बहुत ही स्मॉल चार्ज है। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं कि जस्ट एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज के चलते जो है वो क्या है कि इसको, तो ऐसा एज्यूम कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पर हमारा Q जो है वो एक इमेजिनरी फील्ड के रूप में दिखाई दे रहा, माने महसूस हो रहा है। जैसे ही कोई टेस्ट चार्ज Q बहुत स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज के रूप में है, इसको जैसे ही हम ला रहे हैं तो ये एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स जो है ना एक्सपीरियंस करने लगता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये हमारा फोर्स जो है हम निकाले यहाँ पर। ठीक है, फोर्स निकाले तो ये क्यों हो रहा है? ठीक है, हमारा टेस्ट चार्ज जो है वो इतना फोर्स हमारा एक्सपीरियंस करता है, तो Q के जगह पर बाकी चीज़, स्मॉल Q को अगर हम हटा दें तो बाकी जो चीज़ है वो इसके बदौलत है, और इसके बदौलत जो है वो वही है फील्ड। ठीक है, तो फील्ड में जब भी हम
टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो हमारा फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है। तो आइए डेफिनेशन के पार्ट में डिस्कस करते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज q एट ए पॉइंट इन स्पेस may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। तो ये उसी चीज़ को हम लोग डेफिनेशन के तौर पर देख लिए, ठीक है। अब E जब भी हम करेंगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय Q करेंगे, जिसका कि यूनिट न्यूटन्स पर कूलम के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो Q इज नेग्लिजिबल स्मॉल और कैपिटल Q इज होल्ड एट इट्स लोकेशन बाय अनस्पेसिफाइड फोर्स। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल Q चार्ज है वो अपने जगह पर तो फिक्स्ड है एक तरह से, सिर्फ Q जो है, स्मॉल Q जो है वो आपका मूव कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, ठीक है। अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। तो ऐसे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं कि लिमिट Q टेंड्स टू 0 F बाई Q। E ड्यू टू Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q। तो यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q के चलते जो बना वो स्मॉल q पर निर्भर नहीं कर रहा है। स्मॉल q तो कुछ भी हो सकता है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज कोई भी आएगा वो अपना उसके अकॉर्डिंगली जो है कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स को फील करेगा, ठीक है। तो ये तो उसका अपना ही गुण है E जो Q के चलते है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है स्मॉल q का, बिकॉज फोर्स जो है वो Q पर निर्भर कर रहा है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल q, दैट इम्प्लाइज F बाई Q जब हम ले रहे हैं तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q, सिंस F ऑन Q ड्यू टू Q डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ Q इन स्पेस अराउंड Q। तो F जो है वो F ऑन Q ड्यू टू Q डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द Q इन स्पेस अराउंड Q। तो E जो है वो आपका एक तरह से पोजीशन पर स्पेस में, स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q यहाँ रखे, यहाँ रखे, इधर रखे तो अलग अलग फोर्स हमको मिलेगा। और बाय डेफिनेशन से रिलेटेड भी आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्स रिलेशन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो जितना दूर लेके जाएंगे उतना फोर्स कम मिलेगा, जितना नज़दीक लाएंगे उतना फोर्स हमको ज़्यादा मिलेगा। तो E जो है डिपेंड कर रहा है आपका R पे। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो E डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड हमारा होगा, ये जैसे कि होगा। और नेगेटिव चार्ज है तो E जो है डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड टू दी चार्ज। तो ये ऐसा लगेगा कि ये अंदर में सारा जा रहा है रेडियली। रेडियली इसलिए कर रहे हैं कि हम पॉइंट चार्ज को जो है एक स्फीयर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। और E जो है एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट इन 3D स्पेस अराउंड Q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको केवल कंसेप्ट के रूप में क्लियर रखिए, ताकि इसके बाद का और भी टॉपिक है उसको हम लोग ठीक से समझने में हेल्प मिलेगा। तो E डिपेंड्स ऑन R
thus at equal distance from the Q the magnitude of E is same। तो आप देखिए कि अगर यहाँ से एक हम जो सर्किल बना है तो इस सर्किल पर पॉइंट चार्ज कोई लेकर आएंगे, कहीं भी रखेंगे तो उतना ही फोर्स सब जगह हमको वो एक्सपीरियंस करेगा। उसी तरह दूसरे सर्किल में अगर चले गए तो उसके हर पॉइंट पर जो है ना सेम फोर्स हमको मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि E1 और E2 जो हमको मिला वो अलग अलग हमको मिलेगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज द सेम ऑन ए स्फीयर विथ द पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर बिकॉज इट हैज़ स्फेरिकल सिमेट्री। तो सिमेट्री से रिलेटेड भी हमारा कंसेप्ट को दिमाग में रखिए कि ये सिमेट्रिकल के रूप में हमको मिलेगा सभी तरह, ठीक है। मतलब सेम डिस्टेंस, सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि सेम डिस्टेंस पर। अब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो सिमेट्री के रूप में हो गया। तो सिमेट्री पर जो है वो हमको हमेशा सेम फोर्स के रूप में मिलेगा, मतलब कि फील्ड सेम होगा, ठीक है। और फील्ड जो भी हमारा अलग अलग पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज के चलते ऐसा मिला, अब बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं तो उनके चलते जो हमारा मिलेगा तो वो बिल्कुल जो है आप सीधा उसको सम कर दीजिए तो उसके चलते जो है हमारा जो रिजल्टेंट जो है फील्ड हमको प्रोड्यूस होगा सभी टेस्ट चार्जों के वजह से, सब सोर्स चार्जों के वजह से। तो ये जो है हमको इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो 1/4πε0 सिग्मा I = 1 to the n और QI और RI² और यूनिट वेक्टर RI², ठीक है फ्रेंड। तो ये आज यहीं तक करते हैं, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।